25 साल मतलब एक सदी का चौथाई हिस्सा। हाँ, एक बहुत लंबा अरसा होता है ये राजनीति में। बिल्कुल। इतने लंबे समय तक अगर कोई एक व्यक्ति किसी राज्य की राजनीति की एकदम निर्विवाद धुरी बना रहे तो उसका अचानक हटना मतलब वो सिर्फ एक खबर नहीं होती, वो एक राजनीतिक भूकंप होता है। सीधे तौर पर। हाँ। एक पूरा राजनीतिक भूकंप। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी भूकंप के बिल्कुल केंद्र में जा रहे हैं, जहां कई युग एक साथ बदल रहे हैं, खासकर बिहार के राजनीति में। सही कहा। जो लोग इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं उनके लिए आज की चर्चा बहुत अहम होने वाली है। क्योंकि जो चीजें सतह पर दिख रही हैं, उनके पीछे की कहानी काफी अलग है। बिल्कुल। तो विषय स्पष्ट है। रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 तक अपना पद छोड़ने का मतलब एक तरह से स्पष्ट संकेत दे दिया है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी एंट्री भी हो रही है। हाँ, उनके बेटे निशांत कुमार की एक बहुत ही चौंकाने वाली राजनीतिक एंट्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये लगभग साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि ये सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है, ये उस पूरे राजनीतिक व्याकरण का बदलना है जिस पे पिछले 3 दशकों से बिहार की सत्ता टिकी हुई थी। बिल्कुल। और जब इतनी पुरानी जड़ें हिलती हैं तो उसका असर जमीन तक जाता है। सिर्फ पार्टी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहता हो। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। और मैं बता दूं कि इस जमीनी हकीकत को डिकोड करने के लिए आज हमने जो स्रोत जुटाए हैं उनमें द पायनियर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एबीपी और जनसत्ता की विस्तृत न्यूज रिपोर्ट्स शामिल हैं। और उनके काफी पैने ओपिनियन पीस भी हैं जिनसे हम विश्लेषण करेंगे। हाँ, लेकिन चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस डीप डाइव का मिशन किसी राजनीतिक दल, विचारधारा या व्यक्ति का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि विशुद्ध रूप से बिना किसी बायस के इस राजनीतिक बदलाव के हर पहलू को सामने रखा जाए। एग्जैक्टली। जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके सामने हम सिर्फ तथ्यों और रणनीतियों को डिकोड करेंगे ताकि असली समीकरण समझ में आ सके। और ये तटस्थता इस वक्त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में तो बयानों का सैलाब आया हुआ है। हर खेमा अपना नैरेटिव सेट कर रहा है। तो हमारा फोकस उसी नैरेटिव के पीछे की असल रणनीति पर होगा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे बदलाव की नींव रखी, नीतीश कुमार का वो एग्जिट प्लान, जो कि उनकी राजनीतिक शैली के एकदम मतलब बिल्कुल अनुरूप था। हाँ, उन्होंने किसी बड़े सार्वजनिक मंच से इसका ऐलान नहीं किया। बिल्कुल खामोशी से। हाँ, खामोशी से और बहुत ही खुफ्त तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इतने बड़े फैसले को इतनी खामोशी से अंजाम देना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। देखिए, ये खामोशी असल में एक बहुत ही सधी हुई राजनीतिक बिसात का हिस्सा है। नीतीश कुमार हमेशा से अपने अप्रत्याशित कदमों के लिए ही जाने जाते रहे हैं, जो किसी ने सोचा ना हो। हाँ, और अगर हम उनके उस आधिकारिक बयान को देखें जो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, तो उन्होंने इसे एक दार्शनिक रूप देने की कोशिश की है। अच्छा, वो ट्वीट जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि उनके मन में शुरू से ही ये इच्छा थी कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने। मतलब चारों सदनों के। हाँ, वो लोकसभा सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, और अब राज्यसभा जाकर ये चक्र पूरा हो रहा है। एक तरह से अपना राजनीतिक जीवन पूर्ण कर रहे हैं। इस बयान में उन्होंने ये भी जोड़ा कि पिछले 2 दशकों से जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है उसी के बल पर उन्होंने बिहार की सेवा की। जो कि सुनने में बिल्कुल एक विदाई भाषण जैसा लगता है ना? लेकिन इस शांतिपूर्ण बयान के ठीक उलट अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, जो तस्वीरें एबीपी और अन्य रिपोर्ट्स में सामने आई हैं वो एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। वहां तो स्थिति काफी तनावपूर्ण है। बहुत ज्यादा। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और उनके नारे काफी तीखे हैं। हाँ, वो इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ी साजिश बता रहे हैं, जनादेश का बहुत बड़ा अपमान और सत्ता का हाईजैक कह रहे हैं। कार्यकर्ता साफ तौर पर यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए।
देखिए, कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। कैसे? मतलब जब कोई पार्टी एक ही नेता के चेहरे के इर्द गिर्द 25 साल तक खड़ी रही हो, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हटने से कैडर में पैनिक तो आता ही है। उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित लगने लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम जनसत्ता के एक बहुत ही तार्किक ओपिनियन पीस का विश्लेषण करें, तो इस एग्जिट प्लान की एक दूसरी ही वजह सामने आती है, और वो काफी व्यवहारिक है। आप उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? हाँ, पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, विशेषकर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, राजनीतिक हलकों में बहुत गहरी चिंताएं जताई जा रही थी। हाँ, कई सार्वजनिक मंचों पर ऐसा देखा भी गया जहां वे संदर्भ भूलते हुए या कुछ असहज स्थितियों में नजर आए। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त रैलियां की थीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि उम्र और स्वास्थ्य अब एक चुनौती बन रहे हैं। तो ऐसे में ये एग्जिट प्लान अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। विपक्षी दल तो लगातार ये आरोप लगा ही रहे थे कि सरकार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा अधिकारी चला रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसे नेता के लिए जिसने दशकों तक सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी हो, अपनी राजनीतिक विरासत को किसी विवाद या कमजोरी की स्थिति में छोड़ने के बजाय राज्यसभा के रास्ते एक सम्मानजनक और सुरक्षित एग्जिट लेना एक सोची समझी रणनीति है। एक सेफ पैसेज कह सकते हैं। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि जहां एक तरफ ये सुरक्षित एग्जिट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही हैरान करने वाली एंट्री भी हो रही है। आप निशांत कुमार की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब सत्ता के शीर्ष पर एक शून्य पैदा होता है, तो उसे भरने के लिए नए समीकरण जन्म लेते हैं। और राजनीति की चकाचौंध से अब तक बिल्कुल दूर रहने वाले निशांत कुमार की आधिकारिक राजनीतिक शुरुआत की तारीख तय हो गई है। 8 मार्च 2026। हाँ, दोपहर 3 बजे वे औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। मतलब इतने सालों तक परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव सेट करने वाले नीतीश कुमार और अब उनके ही बेटे का इस तरह सामने आना, ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये विरोधाभास ही वर्तमान राजनीति की हकीकत बन गया है। जेडीयू के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है। जब कोई कद्दावर नेता हटता है तो पार्टी के भीतर के शत्रप सत्ता के लिए आपस में टकराने लगते हैं। तो क्या निशांत कुमार को एक गोंद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल। निशांत कुमार की एंट्री को पार्टी के उसी कोर वोट बैंक और कैडर को एकजुट रखने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन पार्टी के भीतर से जो मांगे उठ रही हैं, वो इस गोंद को एक अलग ही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। आप विधायक अजीत कुमार के बयान की बात कर रही हैं? हाँ, जेडीयू विधायक अजीत कुमार ने मीडिया के सामने एक बहुत ही सनसनीखेज बयान दे डाला। उन्होंने दावा किया है कि विधायकों की बैठक में ये सीधी मांग रख दी गई है कि निशांत कुमार को ही सीधा बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मतलब सीधे मुख्यमंत्री? हाँ, उस व्यक्ति के लिए जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए, यही हमें राजनीतिक बयानबाजी और वास्तविक बैकरूम रणनीति के बीच के फर्क को समझना होगा। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें हैं? एक तरह से हाँ। कुछ विधायकों की ये मांग भावनाओं से ज्यादा एक लॉयल्टी टेस्ट की तरह हो सकती है, जहां वे खुद को नए नेतृत्व के सबसे करीब दिखाना चाहते हैं। नंबर बनाने की कोशिश। जो अंदरूनी राजनीतिक विश्लेषण सामने आ रहे हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगा। बिना किसी प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को सीधे सीएम बनाना एनडीए गठबंधन के भीतर भारी तनाव पैदा करेगा। और शायद जेडीयू के अंदर भी बगावत हो जाए। बिल्कुल। तो जो असली प्लान है, जिसे हम प्लान बी कह सकते हैं, वो ये है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। इससे दोनों तरफ का संतुलन बन जाएगा। एग्जैक्टली। जेडीयू के समर्थकों को संदेश मिल जाएगा कि नेतृत्व परिवार के पास ही है, जिससे एकजुटता बनी रहेगी, और सीएम पद पर कोई अनुभवी चेहरा बैठेगा जो सरकार और गठबंधन को चला सके। और जब हम उस अनुभवी चेहरे या नए मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो सारा गणित 2025 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर आकर टिक जाता है। बिल्कुल, वो आंकड़े बहुत अहम है। मैं वो आंकड़े सामने रखती हूँ। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों का भारी बहुमत हासिल किया, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और जेडीयू के पास 85 सीटें हैं। यानी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। हाँ, और इसी आंकड़े ने बीजेपी के लिए 25 सालों में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। अब तक जेडीयू कम सीटें होने के बावजूद सीएम पद पर रहती थी,
क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा गठबंधन की मजबूरी भी था और ताकत भी लेकिन अब वो फैक्टर नहीं है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पद की रेस में दो सबसे प्रमुख नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। इन दोनों नामों के पीछे भी एक गहरी रणनीति है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सम्राट चौधरी का नाम आते ही अमित शाह का वो बयान याद आता है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। हाँ, और राजनीति में ऐसे वादों का बहुत प्रतीकात्मक महत्व होता है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ नित्यानंद राय हैं, जो सीधे अमित शाह के डिप्टी के रूप में काम कर चुके हैं। संगठन पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। लेकिन इस सीएम रेस में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो जनसत्ता की एक रिपोर्ट से सामने आता है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरी चर्चा का नजरिया ही बदल देता है। एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ये। कौन सा आंकड़ा? रिपोर्ट के अनुसार अगर हम जीतन राम मांझी के उस छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो पिछले 35 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सिर्फ 2 जातियों का कब्जा रहा है। और सुनिए, अगर हम आज़ादी के बाद से अब तक के 78 सालों का इतिहास देखें तो केवल 6 या 7 जातियों का ही इस शीर्ष पद पर वर्चस्व रहा है। ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, कुर्मी आदि। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। और ये बात 2023 के जातीय सर्वेक्षण से और भी साफ हो जाती है। उस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल 203 जातियां हैं। 203 जातियां? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि 195 जातियों का कोई भी व्यक्ति आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच ही नहीं पाया। 195 जातियां हमेशा से सत्ता के हाशिए पर रही हैं। देखिए, यहीं पर बीजेपी का वो संभावित मास्टर स्ट्रोक छिपा है। कैसा मास्टर स्ट्रोक? इस सामाजिक खाई को पाटने का। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी किसी अति पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी समाज से आने वाले चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। ताकि इस बड़े वर्ग को साधा जा सके। हाँ, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा, इसके पीछे एक बहुत ठोस इलेक्टोरल रणनीति है। एंटी इनकम्बेंसी को काटने की रणनीति। बिल्कुल। जब एक गठबंधन इतने लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो एक थकान पैदा हो जाती है। एक ऐसे वर्ग से मुख्यमंत्री लाना जिसे आज तक सत्ता का शीर्ष पद नहीं मिला, वो उस थकान को नई उम्मीद में बदल सकता है। और साथ ही यह ईबीसी वोट बैंक को आरजेडी की तरफ खिसकने से भी रोकेगा। एग्जैक्टली। जो आरजेडी खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पैरोकार मानती है, उसके लिए ये एक बड़ा झटका होगा। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब विपक्ष से कैसे देख रहा है? विपक्ष की प्रतिक्रिया तो बहुत तीखी होनी ही थी। हाँ, बयानों के जो तीर चल रहे हैं वो साफ दिख रहे हैं। और श्रोताओं को याद दिला दूं कि हम यहाँ सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अगर हम आरजेडी के तेजस्वी यादव का बयान देखें तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बिहार में महाराष्ट्र दोहरा दिया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। इसके मायने सीधे धनतंत्र और एजेंसियों के इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी दलित और ओबीसी विरोधी है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसे जनादेश का बहुत बड़ा विश्वासघात और एक नेतृत्व तख्तापलट कहा है। और आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने तो इसे बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण तक करार दिया है। देखिए, विपक्ष का मुख्य तर्क ये है कि 2025 में जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था। हाँ। अब बीच में उनका हटना उन्हें जनादेश की चोरी लग रहा है। लेकिन इन आक्रामक बयानों के बीच आरजेडी अपने अंदर खाने में भी बड़े बदलाव कर रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर? हाँ, 2025 की हार के बाद आरजेडी ने राज्यसभा के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को उतारा है। और सबसे बड़ी बात, लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रेमचंद गुप्ता का टिकट काट दिया गया है। मतलब विपक्ष भी पुरानी रणनीतियों से बाहर आकर नए समीकरण साधने की कोशिश में लगा है। लेकिन अगर हम इसे बैलेंस करके देखें तो जहां विपक्ष इसे जनादेश की चोरी कह रहा है, वहीं एनडीए और बीजेपी के लिए ये एक पीसफुल ट्रांजिशन यानी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का मौका है, बिना किसी बड़े झटके के। हाँ, और इससे वे भविष्य के लिए अपनी राजनीतिक जमीन पक्की कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देखते हैं कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति की ओर जाना, निशांत कुमार का अचानक राजनीति में उदय और बीजेपी का अपना पहला सीएम बनाने की तैयारी, और साथ ही उन 195 जातियों का इंतजार जो सत्ता के शीर्ष तक कभी नहीं पहुंची। बिल्कुल, ये सब एक साथ हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि राजनीतिक विरासत और बदलाव के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है, खासकर बिहार जैसे जटिल राज्य में। ये सच में सोचने वाली बात है।
और जो लोग इस राजनीति को करीब से समझते हैं उनके लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर इस बार सत्ता सच में उन 195 हाशिए पर खड़ी जातियों में से किसी एक के हाथ में जाती है, तो क्या बिहार की जमीनी राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर क्या सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल अभी भी पर्दे के पीछे से उन्हीं पुरानी राजनीतिक छतरियों, मतलब पारिवारिक और पारंपरिक ताकतों के हाथ में रहेगा? बदलाव सिर्फ चेहरे का होगा या सिस्टम का, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में हर किसी की नजर रहेगी। खैर, इस डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल राजनीतिक समीकरण को डिकोड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी के प्रति अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।